Good morning, everybody. Myself, Dr. G. Nagabhargavi, Assistant Professor, Government Pandit Shyamacharan Shukla College, Dharsiva, Raipur. Today we are going to discuss Introduction to Molecular Spectroscopy. It is in the syllabus of BSc third year, belongs to paper 1, unit 4. In this video lecture, we will discuss द बेसिक्स ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. हम मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स को यहाँ पर जानेंगे. मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वी कैन से इट इज़ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर. पदार्थ का विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ एक इंटरेक्शन ही मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है. या एक बहुत एलिमेंट्री लैंग्वेज में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फोटॉन्स का मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्शन होगा तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वही मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है. इस फिगर को आप देखें तो इसमें आपको देखेंगे यहाँ पर एक पदार्थ है. उस पदार्थ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है. तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पदार्थ इंटरेक्ट होती है तो उससे एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है और उस स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है. तो दिस इज़ द वेरी बेसिक्स ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. हियर इट इज़ एन एनर्जी लेवल डायग्राम. किसी भी स्पेक्ट्रम को समझना हो तो एक सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम हमको जानना चाहिए. स्पेक्ट्रम, पहले तो हम ये जान लें कि स्पेक्ट्रम होता क्या है. तो स्पेक्ट्रम, जब भी आप को से कोई स्पेक्ट्रम कहता है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए. सबसे पहला फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ और दूसरा इंटेंसिटी. इंटेंसिटी एनर्जी का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ या वेवलेंथ के साथ, वही स्पेक्ट्रम है. अब जनरली कोई एटम है या मॉलिक्यूल है वो अपने ग्राउंड स्टेट पे होता है जो उसके लिए मोस्ट सूटेबल या कन्वीनियंट स्टेट होता है. ग्राउंड स्टेट पे किसी एटम या मॉलिक्यूल को अगर एक्सटर्नली कुछ एनर्जी दे दी जाए, सपोज यहाँ पर एनर्जी एच न्यू है, अगर उस एनर्जी को मॉलिक्यूल ले लेता है तो क्या होगा, वो अपने ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट को E0 से रिप्रेजेंट किया गया है. अब ये E0 से ऑब्वियसली E0 पे नहीं रह सकता क्योंकि उसकी एनर्जी अभी अपने ग्राउंड एनर्जी से ज़्यादा है. तो ये अपने हायर एनर्जी लेवल्स को जंप करता है. जैसे ही हायर एनर्जी लेवल्स पे जंप करता है तो वहाँ पर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग द एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज़ वेरी लेस. बहुत कम समय के लिए एक एक्साइटेड स्टेट में एटम रहता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, और वहाँ से वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट को आ जाता है. जो फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ पे एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है बाय एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी, इसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं. और जब ये एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो फिर से दोनों एनर्जी लेवल्स, जो ग्राउंड स्टेट है E0 और एक्साइटेड स्टेट है E, दोनों के डिफरेंस में जो एनर्जी, डिफरेंस की जो एनर्जी है, जिसको यहाँ एच न्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको प्लांक ने जो थ्योरी दी थी कि दो एनर्जी लेवल्स की जो डिफरेंस की एनर्जी होगी वो एच न्यू, तो उस एनर्जी को वो एमिट करता है. तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एमिशन हो रहा है. दिस इज़ द सिंपल. ऐसे ही हमको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है. अब चूँकि हम मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम तो प्रोड्यूस कैसे होता है ये तो हमने सीख लिया. अब मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जानने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए या जानना चाहिए. सबसे पहली बात, स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं. एक है लाइन स्पेक्ट्रा, दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रा. लाइन नाम से ही समझ में आ रहा है. लाइन स्पेक्ट्रा मतलब जहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रम होगा एक लाइन के फॉर्म में होगा, हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एक शार्प लाइंस दिखाई देंगी, तो हम कहते हैं उसको कि एक लाइन स्पेक्ट्रा है. अगर हमको एक शार्प लाइन की जगह सम बहुत क्लोज्ड बहुत छोटे अंतराल में या इतने बहुत कम गैप में कई सारे लाइंस का एक ग्रुप मिले, इतना कम अंतराल कि उस अंतराल को हम देख भी ना सके, इतनी बारीकी से अगर कई सारे स्पेक्ट्रल लाइंस हमको एक ग्रुप में मिलते हैं तो हम उस ग्रुप को कहते हैं बैंड. और स्पेक्ट्रा बेसिकली दो टाइप के हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा. बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रा इज द नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा. इंडिविजुअल एटम्स का जब हम स्पेक्ट्रा लेंगे तो वो लाइन स्पेक्ट्रा होगा. बट चूँकि यहाँ पर मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है तो ये ध्यान रखना है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको बैंड स्पेक्ट्रा की ही फॉर्म में मिलती है.
दूसरा, बैंड स्पेक्ट्रा एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। अगेन, जब तक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक हमको बैंड स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा है। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में इंडिविजुअल एटम्स के स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है, बट चूंकि यहाँ पर मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल हमको अलग अलग एटम से मिल के बना होता है, तो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगेन मॉलिकुलर एनर्जी लेवल्स। जब एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं कि सिंगल एटम के एनर्जी लेवल्स अलग होंगे, जब हम मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे तो ध्यान देंगे, जब मॉलिक्यूल में सपोज 2 एटम है, 2 एटम हैं, तो हर एटम का अपना एनर्जी लेवल होगा और हर एटम के एनर्जी लेवल एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। तो मॉलिकुलर एनर्जी लेवल एटॉमिक एनर्जी लेवल से हमेशा डिफरेंट होंगे। अब ये मॉलिकुलर एनर्जी लेवल्स हमको कैसे मिल रहे हैं? यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर एक एटम हम कंसिडर करते हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन है। दूसरा, एक दूसरी एंटिटी है, आइडेंटिटी है, जिसको हम एटम कह रहे हैं। एटम का अपना एनर्जी लेवल है जो कि अगेन मोशन में है। तो यहाँ 2 चीज़ें गति कर रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम खुद। तो इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली इट इज मूविंग एंड एटम अगेन इट इज, इफ इट इज ए सिंगल एंटिटी इट इज मूविंग। सो मोशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज मोशन ऑफ एटम, इन दोनों से मिलकर के ही हमको मॉलिकुलर एनर्जी लेवल्स मिल रही हैं। इस बात को हमको समझना होगा कि ईच इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन को अगर एक सिंगल आइडेंटिटी समझें तो वो मस्त अपने ऑर्बिटल्स में घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल नहीं है, वो किसका हिस्सा है? एक एटम का हिस्सा है, और एटम रेस्ट पे नहीं है, वो खुद भी मूव कर रहा है। सो देर इज डबल मोशन, द मोशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and secondly the motion of atoms itself. So there, whenever we talk about molecular energy levels, there must be the role of motion of electron as well as motion of atom. Now अब एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सपोज H2 या HCl एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो 2 एटम्स से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके 2 एटम्स हैं, सपोज ये मान के चलिए कि एक लाइन के 2 एंड पे 2 एटम्स हैं, एक एटम है हाइड्रोजन का और दूसरा एटम है क्लोरीन का। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन दिस सिस्टम कैन हैव। एक सिस्टम बन गया, 2 एटम्स का एक सिस्टम बन गया, उसमें से एक एटम है हाइड्रोजन, दूसरा एटम है क्लोरीन। अब इस सिस्टम का मोशन कैसा हो सकता है? किन डिफरेंट टाइप्स से ये सिस्टम मूव कर सकता है? तो सबसे पहला मोशन जो होगा दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन, देयर में बी चेंज इन पोजिशन। दूसरा रोटेटरी मोशन, दोनों एटम्स के बीच में अगर हम एक एक्सिस कंसिडर कर लें तो उस एक्सिस के चारों ओर ये दोनों रोटेशन कर सकते हैं। और तीसरा जो है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, एक्सिस जिस पॉइंट से गुजर रहा है, अगर हम एक सेंटर कंसिडर कर लें तो मीन पोजीशन हम कंसिडर कर लें तो मीन पोजीशन के दोनों ओर इन एटम्स का वाइब्रेशन हो सकता है। सो यहाँ पर 3 तरह के मोशन हमने देखे, ट्रांसलेटरी या ऑर्बिटल मोशन भी आप कह सकते हैं, दूसरा वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। क्वांटम मैकेनिकली इट इज नेसेसरी टू ऑल द 3 मोशंस, इन तीनों मोशंस का स्टडी और तीनों मोशंस को जानना बहुत ज़रूरी है क्वांटम मैकेनिकली। अब नेक्स्ट है रीजंस ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हमको ये स्पेक्ट्रम जो है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको कहाँ या किन रीजन्स में देखने को मिलेगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में हमको ये मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलेगी, ये हमको जानना है।
यहाँ पर मैंने हेडिंग में लिखा है इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज। आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक स्केल बना हुआ है। अगर लेफ्ट से हम राइट को चलते हैं तो ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे 10⁻³ 1 10⁻³ द ऑर्डर इज डिक्रीजिंग। एक्चुअली ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेवलेंथ जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, हम ये कह सकते हैं। जो लेफ्ट वन रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ कम होता जाता है। अब इस स्पेक्ट्रम के किन किन रीजन्स पे हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी मिल सकती है, इस पे हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जिसको जहाँ पर हमको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको बहुत फेमस नाम है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन्स में होती हैं। सेकेंड इज माइक्रोवेव रीजन, जहाँ पर हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है। तीसरा है इंफ्रारेड रीजन, जहाँ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमको वेवलेंथ 10⁻³ से 10⁻² के बीच, 10⁻⁻1 के बीच में होगा। वैसे इस रेंज को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि वेवलेंथ का रेंज क्या होगा। इंफ्रारेड रीजन में हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है। विजिबल अल्ट्रावायलेट रीजन में हमको यूवी विजिबल रीजन, जिसको आप कहते हैं यूवी विजिबल रीजन, मतलब जिसमें अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों रेंज आ रहे हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और थर्ड जिसमें एक्सरे रीजन है। ये एक्सरे रीजन एक्चुअली हम सिलेबस में बहुत छोटा सा है इस पार्ट में। यहाँ पर ट्रांजिशन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटम में जनरली कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह रहे हैं, वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन से मिलती है, जबकि एक्सरे जो स्पेक्ट्रम है वो हमको इनर जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ट्रांजिशन से प्राप्त होती है। अब थोड़ा सा हम मैकेनिज्म जान लें कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिजिक्स क्या हो रहा है। ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि हमको ये स्पेक्ट्रम मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पदार्थ पर रेडिएशन डाला और हमको स्पेक्ट्रम मिल गया। स्पेक्ट्रम कैसे मिला? व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड ऑब्टेनिंग द स्पेक्ट्रम इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमको जानना है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, और अगर वेव है तो इसका एक सिंपलेस्ट मैथमेटिकल फॉर्म है y = a sin ωt, जहाँ y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड t इज द टाइम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम 2πν के टर्म्स में लिखें तो एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को a sin 2πωt के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको कैसे प्राप्त होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? तो इट इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑसिलेटिंग फील्ड से प्रोड्यूस जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबकीय तरंगें ऑसिलेट करते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब टाइम के साथ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहाँ पर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्राप्त होता है। तो अब हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स भी हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये जानना है। अब ध्यान रखेंगे मैकेनिज्म हमको जानना है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैकेनिज्म क्या हो रहा है? तो जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पदार्थ पर इंसिडेंट होता है, मैटर पर इंसिडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है पदार्थ पर।
ये याद रखना है हमको। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर देयर आर सम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक effects that are produced which can affect the electric and magnetic field associated with the radiation. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ध्यान रखना है हमको। एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन का अपना खुद का है, और दूसरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पदार्थ में प्रोड्यूस हो रहा है बाय द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन। ये हमको जानना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बना है, ये इंसिडेंट हो रहा है पदार्थ पर, मैटर पर इंसिडेंट हो रहा है। जैसे ही ये मैटर को टच करता है या इंटरेक्ट होता है, वहाँ पर सडन कोई चेंज हो रही है, देयर इज समथिंग विच इज चेंजिंग एंड दैट इज अफेक्टिंग, दैट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये हमको जानना है। पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो वेव की रेडिएशन के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट हो रहा है, वहाँ पर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है उसको देखते हैं। अगर हम NMR या ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ESR को कहते हैं। अब आप चाहे न्यूक्लियस को लें या इलेक्ट्रॉन्स को लें, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रॉन में अब स्पिन मोशन है, न्यूक्लियस का अपना स्पिन मोशन है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्पिन मोशन, जब कभी हम स्पिन की बात करते हैं, स्पिन मीन्स यहाँ पर ध्यान रहेंगे रोटेशन हो रहा है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्पिन मोशन, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये ध्यान रखना होगा हमको कि whenever we talk about spin motion there must be magnetic field, because we know a current carrying charge particle when it rotates it behaves as a magnetic dipole। एक आवेशित कण जब किसी सर्कुलर पाथ वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उससे धारा प्रोड्यूस होती है, और वो धारा, उस धारा के कारण एक विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव होता है, वहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होता है। जब हम न्यूक्लियस की बात करें या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पदार्थ के अंदर मैटर में मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों ही स्पिन मोशन कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली इनका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है मतलब इनका एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मैग्नेटिक फील्ड से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इंटरेक्ट होता है, तब ये क्या करता है, इनके स्पिन को चेंज कर देता है। ध्यान रखेंगे, एट ए पर्टिकुलर, मैंने यहाँ पे यूज किया एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट होगा, तब क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी पर जो रेडिएशन की मैग्नेटिक फील्ड है वो मॉलिक्यूल्स के अपने मैग्नेटिक फील्ड, जो कि उसके मैग्नेटिक डाइपोल के कारण है, उससे इंटरैक्ट करता है तो स्पिन में रिवर्स कर देता है उनके स्पिन को। अगर स्पिन क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह के जो स्पिन रिवर्सल हो रहे हैं, इसके कारण एमिशन हो सकता है एनर्जी का, या एब्जॉर्प्शन होता है, या एमिशन या एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में हमको यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या हुआ, यहाँ पर पदार्थ का इंटरेक्शन किसके साथ हुआ, रेडिएशन के साथ। अब रेडिएशन के कौन से पार्ट, रेडिएशन के मैग्नेटिक फील्ड का पदार्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन हुआ और हमको यहाँ पर एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिला। सिमिलरली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम माइक्रोवेव रीजन में देख रहे थे, अब यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जान लीजिए कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलने के लिए हमको याद रखना होगा मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड है,
उसमें हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट देखते हैं, और इन परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स वाले मॉलिक्यूल में ही हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। जैसे HCl, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2 नहीं ले सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट वहाँ पर जीरो होता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है एक ही पॉइंट पे होते हैं, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। लेकिन HCl का सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड होता है, जिसके वजह से वहाँ पर डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं है। और डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं है मतलब इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा को दिखाते हैं। अब इस फिगर में आप देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, तो उस वहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है। अब आप देखिए इन डाइपोल मोमेंट्स को, देखिए क्या हो रहा है। डाइपोल मोमेंट, नीचे एक एरो बना हुआ है जो नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर है। अब इसको आप घुमाना शुरू कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करेंगे तो डाइपोल ठीक 90 डिग्री पे जब आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस चार्ज राइट साइड में, माइनस चार्ज लेफ्ट साइड में, और एरो का डायरेक्शन देखिए 90 डिग्री चेंज हो जाएगा। सिमिलरली फिर 90 डिग्री घुमाते हैं तो एरो नीचे की ओर हो जाएगा, फिर 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो एरो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और फिर 90 डिग्री घुमाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। मतलब यहाँ पर एक 360 डिग्री का रोटेशन, जैसे मॉलिक्यूल जब रोटेट हो रहा है, जब भी मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का रोटेशन, जैसे प्लस और माइनस चार्ज का मूवमेंट मतलब मॉलिक्यूल का रोटेशन। और जब मॉलिक्यूल का रोटेशन हो रहा है तो हम देखेंगे कि एरो भी उसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। एरो एक्चुअली आपका डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको यहाँ एरो से दिखाया गया है। सो यहाँ लिखा है वाइल रोटेशन द प्लस एंड माइनस चार्जेस चेंजेस पीरियोडिकली। एक निश्चित ऑर्डर में, एक पीरियड में प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को चेंज करते हैं या रोटेट करते हैं, रिजल्टिंग इन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है। अब जरा सा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखिए, जिसको हमने y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी को से रिप्रेजेंट किया था। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी में जब हम साइन कर्व देखेंगे तो साइन कर्व को आप जरा ध्यान से अपने दिमाग में लाइए। तो साइन कर्व 0 से शुरू होता है 90 डिग्री, फिर 0, फिर -9, माइनस साइड, फिर 0। तो यहाँ पर हम ठीक वैसा ही ऑब्जर्व, मतलब वहाँ जैसा साइन वेव में एक पीरियोडिसिटी है, ठीक वैसे ही पीरियोडिसिटी यहाँ पर डाइपोल में भी है। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है। तो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में मूवमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ठीक वैसा ही परिवर्तन कर रहा है जिस तरह से डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है। तो इस इंटरैक्शन की वजह से अगेन एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है या एमिट हो जाती है। ध्यान रखेंगे कि ये भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे हो रहा है। यहाँ पर जिसको मैंने माइक्रोवेव, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज माइक्रोवेव एक्टिव रीजन, या माइक्रोवेव एक्टिव रीजन में जब एनर्जी इंसिडेंट की जाती है तो रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी ऑर्डर में रोटेट हो रहा है जिस ऑर्डर में मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है। तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि एटम, जो मॉलिक्यूल है, वो रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करेगा। जनरली यहाँ एब्जॉर्प्शन ही होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड अकॉर्डिंगली वी गेट अ स्पेक्ट्रम। सो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशन के कारण हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिजिक्स क्या हो रहा है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट या रोटेटिंग डाइपोल मोमेंट रेगुलरली। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। सिमिलरली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको कैसे मिल रही है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन। अब सपोज अगर यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मैंने लिया है, तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में किस तरह की बॉन्डिंग होती है वो जानते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है।
C और O दोनों साइड ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है और बॉन्ड लेंथ सेम है, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हो जाए कि एक साइड का बॉन्ड लेंथ कम हो जाए और दूसरे साइड में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो गई है, हो गई, ठीक है। सो वाइब्रेशन जब भी होगा तो क्या हो, कंपन में क्या होता है, माध्य स्थिति के दोनों ओर मॉलिक्यूल्स का एटम्स का मूवमेंट होता है। तो ये जो वाइब्रेशन तीन तरह के हो सकते हैं यहाँ पर, या तो स्ट्रेचिंग, दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे, या कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब दोनों से सिकुड़ेंगे, या फिर बेंडिंग भी हो सकती है। तो जब भी एटम एक दूसरे से दूर होंगे या पास होंगे, दोनों के बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा, और बॉन्ड लेंथ जब भी चेंज हुई तो मान के चलिए डाइपोल मोमेंट, विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों के बीच का डिफरेंस और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ही डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू 2L। अगर लेंथ के बीच लेंथ चेंज हो गया तो डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो रही है, तो जब भी बेंडिंग, स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होगा, तब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। अब एक और चीज़ जो जानना चाहिए वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक भी हो सकती है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकती है। अगर सिमेट्रिक है, बराबरी से दोनों मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो रहे हैं, दोनों एटम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होने, जब नहीं होगा तो हमको एब्जॉर्प्शन या एमिशन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन एंटी सिमेट्रिक जब भी स्ट्रेचिंग होगी, तब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, इट इज़ नॉन जीरो। और जब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर एब्जॉर्प्शन या एमिशन के चांसेस होंगे। Another important one is the UV visible spectroscopy, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो UV विजिबल रेंज की जो रेडिएशन और विजिबल रेंज की जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज की जो रेडिएशन है, उस रीजन में जो एक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रही थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। ये एक्साइट होकर के क्या करते हैं, अपने हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं, और जब हायर एनर्जी लेवल्स से ये वापस आते हैं तो कुछ रेडिएशन को इमिट करते हैं। द एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज है, जब ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। चार्ज जब मूव होगा तब वहाँ पर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी चेंज होगा, और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल चेंज होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। डाइपोल मोमेंट चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन, तब वहाँ पर अगेन पॉसिबिलिटी हो जाती है एब्जॉर्प्शन या एमिशन की। तो इस तरह से हमको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट की तरह पे जान सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो रमन एक्टिव रीजन्स हैं, जब ऐसे मॉलिकुलर मोशन, यहाँ पे मोशन की ही बात हो रही है ना, रोटेशनल मोशन हो रहा है, वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो ऐसे मॉलिकुलर मोशन जो रमन एक्टिव हैं, रमन एक्टिव भी हमको यूवी विजिबल रेंज में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की जगह पर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी इज अनदर कंसेप्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोलराइजेशन हो रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी इज चेंजिंग, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज ड्यूरिंग मोशन। जब भी मोशन हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए, तब हमको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है। हालांकि हमको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल में चेंज होता है। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे हमको मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है ये हम देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमने देखा कि यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है कि कैसे हमको एक स्पेक्ट्रम
प्राप्त हो रहा है. दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.